नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। लोक मंथन 2024 के कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक सियासी बयान दिया। उन्होंने सियासी बयान कुछ ऐसा दिया है कि दूसरों के मैदान में हमें कबड्डी नहीं खेलना है। ये एक बड़ा बयान है। पहले मोहन भागवत का ये बयान सुनते हैं और उनकी बयान की क्या मायने है, कार्तिक मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े, वो आपको बताएंगे। पहले ये बयान सुनिए उनका। उधर से प्रश्न आएंगे, बाहर से, उसके उत्तर हम देते बैठेंगे। ये खेल हमको नहीं खेलना है, क्योंकि व्यावहारिक धरातल पर और तात्विक धरातल पर हम जीत गए हैं, जीत गए हैं। आने के बाद भी हार दिखानी नहीं है, इसलिए गाली देना बहुत होता है। ऐसा कुछ हो रहा है। अभी कुछ चुनाव हो गए ना कल परसों में, अब देख लीजिए, ये वहां चलता है। लेकिन हम जीत गए भाई। सारी दुनिया लड़खड़ाई है। 2000 सालों में जितने प्रयोग हो गए हैं, ईश्वर को मानने वालों के, न मानने वालों के, व्यक्तिवादी, समाजवादी, सब प्रकार के लोग प्रयत्न करके थक चुके हैं, लड़खड़ा रहे हैं, भारत की ओर देख रहे हैं। हमको क्यों उन प्रश्नों के जवाब देने हैं? उनके ग्राउंड में जाकर थोड़ी कबड्डी खेलनी है उनके नियमों से। हमको अपने ग्राउंड में दुनिया को लाना है। तो सुना आपने बयान मोहन भागवत का जो उन्होंने दिया है। चुनाव पर तो वो बहुत कम शब्द बोले, लेकिन उन्होंने जो दूसरी बातें कही हैं वो अपने आप में कहीं न कहीं बहुत कुछ उसके मायने भी है। कार्तिक, आप बताइए, जो बयान चुनाव के बाद मोहन भागवत का आया है उसके क्या मायने हैं, क्या उनकी दिशा है, क्या इशारा वो करना चाह रहे हैं? देखिए, राजनीतिक बयान तो ये वागीशा आपने बिल्कुल ठीक कहा, राजनीतिक बयान तो ये था ही था, लेकिन इस बयान में कहीं ना कहीं देश के साथ साथ दुनिया को भी एक संदेश देने का काम किया गया। लाइन बाय लाइन अगर इस बयान को देखें, जब सबसे पहले कहा गया कि बाहर से जो विचार आते हैं, बाहर से जो प्रश्न आते हैं, उनका जवाब देने की हमें आखिर जरूरत क्या है। बाहर से प्रश्न आने का मतलब, मुझे जितना मैं समझ पाया हूं कि जिस तरीके से राहुल गांधी अमेरिका जाते हैं, लंदन जाते हैं, वहां जाकर बयानबाजी करते हैं कि हिंदुस्तान में केरोसिन छिड़का हुआ है और सिर्फ माचिस दिखाने की देर है। जो न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट हो या फिर और जो एजेंसियां हैं, ईडी हुई, सीबीआई, ये सब जितनी भी सरकारी एजेंसियां हैं, सरकारी तंत्र है, वो सब कुछ आरएसएस और बीजेपी के प्रभाव में है, उनके इशारे पर काम करता है। तो मुझे ऐसा लगा कि उसी बयान का ये जवाब था। हालांकि अक्सर आपने भी देखा होगा कि मोहन भागवत कभी भी राजनीतिक बयानबाजी नहीं करते हैं। चुनाव से पहले वो अपना प्रवास जरूर करते हैं, जहां चुनाव होता है जिस राज्य में, वहां प्रवास हो जाए वो एक आम बात है। लेकिन चुनाव के बाद कोई बयान आए, वो अभी पिछले 5 महीने में देखा गया है। लोकसभा चुनाव जब हुआ, नतीजे खराब आए, तो उन्होंने वो अहंकार वाला बयान दिया। सिर्फ अहंकार शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया और कुछ उन्होंने नहीं कहा। जिसे जो मतलब निकालना था उसने निकाला, जिसे जो समझना था वो उसने समझा, और जिसे उन्होंने समझाना चाहा था उसने समझा। समन्वय बना, समन्वय बनने के बाद बीजेपी ने हरियाणा जीता। एक गौर, आपने कहा कि जो लोग राहुल गांधी, मतलब मुझे लगता है कि राहुल गांधी को सीधे नहीं कहा, लेकिन इशारा दे दिया है कि बाहर से जो भी सवाल आते हैं उसका जवाब देने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, अभी मैं उस बयान पर आऊंगा। हरियाणा हमने जीता, जम्मू में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, महाराष्ट्र में प्रचंड जीत हासिल की। वही उन्होंने कहा कि हार को स्वीकार करने के बजाय उसके बहाने ढूंढना। हालांकि इस बार जो विपक्ष है उसने ईवीएम का रोना नहीं रोया है। और जो उन्होंने कहा है मोहन भागवत जी ने कि विचार हमने अपना लिया है, तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ ने जो नारा दिया था, बटेंगे तो कटेंगे, उसी का एक अपडेटेड वर्जन प्रधानमंत्री मोदी ने भी दिया, एक है तो सेफ है, उसका कहीं ना कहीं जो समर्थन वो पहले भी कर चुके हैं चुनाव से पहले, लेकिन एक बार फिर से चुनाव के बाद भी वो समर्थन करते दिखे हैं और बताते हुए दिखे हैं कि यही अब आधार है भविष्य का। जो नैरेटिव है, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में एक नैरेटिव बनाया गया कि बीजेपी अगर आई, 400 पार अगर गई, तो वो संविधान खत्म कर देगी, इस देश में चुनाव नहीं होंगे, आरक्षण खत्म कर देगी, संविधान में बदलाव हो जाएंगे, वो एक भविष्य का नैरेटिव दिया गया। तो लोगों ने सोचा कि शायद ऐसा हो सकता है, वोट दिया गया। उसी भविष्य का एक बार फिर से अब नैरेटिव दिया है, आधार तैयार है। आप कश्मीर से भगा दिए गए, बांग्लादेश में किस तरीके से कत्लेआम हुआ, बंगाल में किस तरीके से कत्लेआम हो रहा है, और आपका पंजाब में देख लीजिए, जितने सीमावर्ती राज्य भारत के हैं, आप चिकन नेक में चले जाइए या फिर दक्षिण में चली जाइए, वहां कन्वर्जन का रेट बहुत हाई है। पंजाब में इधर चली जाइए, पाकिस्तान से जो लगा है,
इधर आसाम चले जाइए और आपका बंगाल चले जाइए, उत्तर प्रदेश के जो इलाके हैं, सीमावर्ती इलाके जो नेपाल से लगे हुए हैं, वहां चले जाइए, वहां मस्जिद और मदरसों की बाढ़ सी आ गई है। वहां डेमोग्राफी इस तरीके से बदली है, असामान्य तरीके से। मुस्लिम आबादी वहां बहुत बेतहाशा बढ़ी है, हिंदू आबादी लगातार घटी है। देश की आबादी भी हिंदुओं की जो 80% करीब हुआ करती थी वो अब 78% हो गई है। मुस्लिमों की जनसंख्या में तकरीबन 44% का हाइक हुआ है। तो ये सब चीजें हैं, उसी का आधार बनाकर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर बटेंगे तो कटेंगे। वही नारा चला भी महाराष्ट्र में, मोदी जी ने भी अपना लिया, विरोधी भी मुरीद हो गए। शरद पवार ने भी कह दिया कि हाँ, इस नारे की वजह से पोलराइजेशन हुआ है, ध्रुवीकरण हुआ है। दूसरा, मोहन भागवत साहब ने जो कहा वैश्विक, कि हम अपनी जो विचारधारा है, अब अपना जो गौरव है वो भूल गए हैं। हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था और हम थे भी। हम विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हुआ करते थे जब तक हम गुलाम नहीं हुए थे। मुगल आए, 1000 साल उन्होंने शासन किया, 200-250 साल फिर अंग्रेजों ने शासन किया, सबने हमें लूटने का काम किया। उसके बावजूद भी आज लगभग 10-10.5 साल के कार्यकाल के बाद हम दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं। जहां हम 2014 तक लगभग सिर्फ 1.75 ट्रिलियन की इकोनॉमी हुआ करते थे, वहीं आज हम पिछले 10 साल में, अब देखिए पिछला इतिहास 67 साल में हम 1.75 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, लेकिन पिछले 10 साल में हम लगभग $4.25 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गया। मतलब 10 साल में दुगने से भी ज्यादा का हमने खुद में विस्तार किया। मैन्युफैक्चर आज हम कर रहे हैं और विश्व का जो उन्होंने उदाहरण दिया, विश्व को संदेश देने की जो कोशिश की कि हमें दूसरे की पिच पर जाकर या दूसरे के मैदान में कबड्डी खेलने की जरूरत नहीं है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण मुझे लगता है रूस और यूक्रेन के बीच जिस तरीके से भारतीय वापस आए, हमने अपने हिसाब से काम किया। अगर यूक्रेन आज किसी की तरफ देख रहा है तो वो हिंदुस्तान है। ट्रंप अगर जिक्र कर रहे हैं अपने चुनाव से पहले, हिंदुओं का अगर जिक्र कर रहे हैं चुनाव जीतकर, अगर वो माय डियर फ्रेंड नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं तो वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। आप किसी भी दुनिया के किसी भी बड़े नेता का ट्वीट देख लीजिएगा, जब ट्रंप ने जीत हासिल की तो मिस्टर प्रेसिडेंट लिखा जाता है। अमेरिका के प्रेसिडेंट के लिए, वो पूर्व प्रेसिडेंट हो या वर्तमान में हो, मिस्टर प्रेसिडेंट ही लिखा जाता है। कोई भी अगर संबोधन करेगा तो मिस्टर प्रेसिडेंट के हिसाब से करेगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी भी लिखते हैं माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। ये दिखाता है कि हम दूसरे के अगर मैदान में भी खेल रहे हैं तो कोई बात नहीं, अपनी रणनीति के हिसाब से हम बात करें, अपनी रणनीति के हिसाब से हम खेलें, हम दूसरों के हिसाब से क्यों चले। तो शायद देश के हिसाब से भी योगी आदित्यनाथ का एक बार फिर से समर्थन किया है। मुझे लगता है भविष्य का नैरेटिव तो कार्तिक, क्या हम ये समझे कि मोहन भागवत ने अपने बयान में ये कह दिया है कि महाराष्ट्र में जो जीत हुई है, एक नैरेटिव हमने जो सेट किया था हिंदुत्व का, बटेंगे तो कटेंगे, एक ही तो सेफ है, अब यही चलेगा, हमने जीत हासिल कर ली है। एक चीज और कही मोहन भागवत साहब ने कि देश का ऐसा हाल केवल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि विदेशी आक्रांता यहाँ है। हम क्या हैं, कौन है और हमारा स्वाभिमान क्या है, ये सब हम भूल गए। इस कारण हमारी ये स्थिति हुई। तमाम विविधताओं के बाद भी हम एक साथ मिलकर रहे, यही धर्म है। हम अपने लक्ष्य को ही भूल गए, इस कारण हमारी ये दुर्गति हुई। क्योंकि धर्म चलता है तभी सृष्टि चलती है। क्योंकि सनातन धर्म को बताया जाता है कि 2.25 करोड़ साल पुरानी संस्कृति है। कोई ये आपका 1400 साल पुराना एक पंथ आकर इसके ऊपर हावी नहीं हो सकता और नहीं हम हावी होने दे सकते हैं। तो बिल्कुल मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है उसका नैरेटिव सेट कर दिया है कि सनातन धर्म ही सृष्टि चलाता है। बिल्कुल चलाता है। ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूँ, वो दिख भी गया ना हमें। विदेशी वैज्ञानिकों की बात उठाकर देख लीजिए या फिर हमारे वेद पुराण उठाकर देख लीजिए। साइंस को प्रूव करने की जरूरत है, लेकिन हमारे जो सनातन में लिखा है उसे प्रूव करने की जरूरत नहीं। लेकिन साइंटिस्ट जब अपनी चीजों को प्रूव करते हैं तो वो कहीं ना कहीं उसका मेल सनातन से मानते हैं। सिर्फ हम ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं मानते। हिंदुस्तान का एक तबका जरूर होगा जो सनातन में विश्वास नहीं करता होगा, हालांकि वो भी कन्वर्टेड सनातन के ही हैं। हिंदुस्तान में कोई कहां से आए लोग, बाहर से आए, हमला किया, कोई वहां से आए तो नहीं है, यही कन्वर्टेड हुए, यहीं रहे। तो सृष्टि अगर सनातन के हिसाब से भागवत साहब ने कहा है कि चल रही, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा तो ये तो पहले भी वो कहते ही आए और अब लोगों ने स्वीकार कर लिया। अब देखिए मोहन भागवत का बयान आया है, विपक्षी तो बौखलाएंगे, बयान, इस पर प्रतिक्रिया आना शुरू होगी। लेकिन आप लोग संघ प्रमुख के बयान से कितना सहमत है, अपनी राय? मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि यूरोप पिछले दिनों में किस तरीके से जला, क्योंकि जो सीरिया से लगभग 4 मिलियन या कहीं 40 लाख जो शरणार्थी यूरोप में पहुंचे थे जब सीरिया में वार शुरू हुआ, तो पूरे यूरोप के देशों ने उन्हें शरण दी। फ्रांस देखा आपने 2023 में किस तरीके से जला, इटली देखा आपने किस तरीके से जला,
और जो अब राष्ट्रवादियों की सरकार आप इटली में देख लीजिए या फिर डोनाल्ड ट्रंप को देख लीजिए और देशों में देख लीजिए। यहां मैं उदाहरण दूंगा पोलैंड का। यूरोप में पोलैंड एक छोटा सा देश है और जिस वक्त ये शरणार्थी आए थे, मुस्लिम शरणार्थी सीरिया से निकल कर आए थे, पोलैंड एकमात्र देश ऐसा था जो अमेरिका के भी दबाव में नहीं आया था, ब्रिटेन फ्रांस के दबाव में नहीं आया था और उसने अपनी सीमाएं नहीं खोली थी पोलैंड के लिए। और आज यूरोप में अगर शांति वाला कोई देश है, सिर्फ जिस देश में पूरी तरीके से शांति है, जहां तक कि हमले नहीं होते, वो सिर्फ पोलैंड है। तो भागवत साहब के जो बयान है उसे पोलैंड से भी जोड़कर देखना चाहिए कि आप दुनिया कितना भी आपके ऊपर दबाव बनाए, आप अपनी शर्तों पर चलिए, अपने नियम कानून के हिसाब चलिए, तो सुरक्षित बिल्कुल रहेंगे। बिल्कुल। तो मोहन भागवत के इस बयान से आप कितना सहमत हैं, अपनी राय कमेंट कर जरूर रखिएगा। धन्यवाद।